जय हिंद साथियों। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ अपनी इस छोटी सी प्यारी सी क्लास को लेकर, जिसका पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने लोथल तक डिस्कशन किया था, लोथल के बारे में। तो लोथल में हमने क्या क्या बताया था आपको कि यहाँ सिंधु सभ्यता का बड़ा बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। तो आइए अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 क्या है हमारा? पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से युगल समाधान मिला है। यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। अब बात करेंगे रंगपुर की। बात किसकी करेंगे? रंगपुर की। तो रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान, यानी गुजरात में, भारत में गुजरात में है और पाकिस्तान में भी है धोलावीरा कुछ स्थल। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई नालियाँ थी। कैसी नालियाँ थी? ढकी हुई नालियाँ थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ का क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनकी मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। इनकी मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। इनकी मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला। इनकी मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। यह माप तोल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg था। यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम बाट 60 kg था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला फरात नदियों के मध्य हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिक सभ्यता के 4 भाग थे। मेसोपोटामिक सभ्यता कितने भाग थे? 4 भाग। कौन कौन से थे 4 भाग? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिक सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। अब बात करेंगे हम मिस्र की सभ्यता। 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था।
इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। बात करेंगे रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। बात करेंगे फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में थी। ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हुआंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये हमने बात करी आदि ऐतिहासिक काल की। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। तो बात करेंगे हम किसकी? ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल को क्या करा गया? किस के आधार पर ऐतिहासिक काल का हमें साक्ष्य मिलते हैं? एक तो पुरातात्विक खोजों के आधार पर, विदेशी यात्राओं के आधार पर हमें विदेशी यात्राओं से साक्ष्य मिले हैं, साहित्य से साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक काल। अब पुरातात्विक में क्या सिक्के जो हमें प्राप्त हुए उन सिक्कों से, और उसके बाद अभिलेख। साहित्य में क्या है? धार्मिक और गैर धार्मिक। उसके बाद धार्मिक में क्या आ जाएगा? धार्मिक में हमारा क्या आ जाएगा? ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या आ जाएगा? वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। गैर ब्राह्मण में जैन, बौद्ध। बात करेंगे हम सिक्का, कॉइन्स की बात करेंगे सिक्का की। तो सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। इसे याद रखेंगे, न्यूमिस्मैटिक्स क्या कहलाता है? सिक्के का अध्ययन कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। अब याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया है कि सीसा का सिक्का किस काल में चला, तो सातवाहनों ने चलवाए। सीसे के सिक्के सातवाहनों ने चलवाए थे। चांदी के सिक्के, पर्ण नामक चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? मौर्य काल में। और आहत या पंचमार्क सिक्के मौर्य काल में चले थे, यानी प्रचलित थे।
पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। यूनानी शासकों में कुजुल कन्फ्यूशियस ने चलवाया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में प्रयोग किए गए। इस समय स्कंदगुप्त शासक था। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने याद रखेंगे, शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सोने की असरफी का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही किया था। रुपये का, दाम का और असरफी, सोने की असरफी, दाम का प्रयोग और रुपये का प्रयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। याद रखेंगे, ये नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख। अब बात करेंगे हम प्रमुख अभिलेख की। तो विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगज कोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा। इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। गंगवंश का राजा नंदराज था। ऐहोल अभिलेख राजस्थान। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। ऐहोल अभिलेख में क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है ऐहोल अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख किसका है? हरिसेन का। प्रयागराज हरिसेन समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे हरिसेन, तो उन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। तो उन्हीं का अभिलेख है ये। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख में। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश। यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। प्रतिहार शासक भोज का। मंदसौर अभिलेख एमपी। मालवा शासक यशोवर्मन का है। अब बात करते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। पहला मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है।
ऐहोल अभिलेख, मेहरौली स्तंभ। मेहरौली स्तंभ जो है बंगाल विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। इसी से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बंगाल पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट मथुरा स्तंभ लेख, यूपी। मथुरा स्तंभ लेख यूपी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की है। मथुरा स्तंभ लेख में किसका है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। ऐरण स्तंभ लेख एमपी भानुगुप्त का। इसमें सती प्रथा की चर्चा है। बोर स्तंभ लेख एमपी वासुदेव का है। शुंग वंश की चर्चा की गई है। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख एमपी। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, हेरोडोट्स हिस्टोरिका। हेरोडोट्स ने क्या लिखा है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। तो बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे हम कुछ पुस्तकों के बारे में। तो मैगस्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंस अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, इसका कोई पता नहीं चला। टोलेमी किसकी है? ज्योग्राफिया का। टोलेमी पुस्तक ज्योग्राफी। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का। अलबरूनी ने किताबुल हिंद तहकीक हिंद लिखी है अलबरूनी ने। मार्को पोलो चीन का यात्री। फाहियान फोकुओ थी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वितीय काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फाहियान। अफोकुओ इसकी क्या थी? किताब थी। ह्वेनसांग सी यू की हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान 399 ईस्वी। फोकुओ थी पुस्तक। फोकुओ इसकी क्या थी? पुस्तक थी। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन तथा कोड़ी की चर्चा करता है। सुंगचुन 512 ईस्वी चीन। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। ह्वेनसांग 629 ईस्वी। सी यू की क्या है? इसकी ह्वेनसांग की पुस्तक है। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इत सिंह 673 ईस्वी चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहला थी। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आगे की चर्चा हम पार्ट 3 में करेंगे। साहित्यिक स्रोत से आगे की चर्चा पार्ट 3 में होगी। तो कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।